बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ारसी ज़बान का एक शेर है कि खिश्त अव्वल चुनहद मेमार खज ता सुरैया मिरावद दीवार खज। यानी अगर मेमार यानी बिल्डर पहली ईंट टेढ़ी रखता है तो फिर सुरैया तक, आसमान तक वो दीवार जो जाएगी वो टेढ़ी की टेढ़ी जाएगी। हम इस बहुत बड़ी दुनिया के अंदर और एक बहुत बड़े इंसानी ख़ानदान में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर इस बड़ी दुनिया में हम सब की अपनी अपनी एक छोटी छोटी दुनियाएं हैं और इस बहुत बड़े ख़ानदान में हम सब का अपना अपना छोटा छोटा ख़ानदान है जिसमें हम ज़िंदगी गुजारते हैं और जिनमें कई रिश्ते हैं हमारे, जैसे हमारे वालिदैन हैं, उनके वालिदैन हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं और इनके दरमियान हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जो हमारे रिश्ते हैं इनमें से कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं, उनमें हमारा कोई इंतखाब नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, कोई पसंद नापसंद नहीं है। हमारे वालिदैन कौन हो उस पर हमारा कोई इंतखाब नहीं, हमारे भाई बहन कौन हो उस पर हमारा कोई इंतखाब नहीं। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनाए गए हैं और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हम खुद बनाते हैं। जैसे जब हम शादी करते हैं तो मियाँ बीवी का रिश्ता बनता है और इसके साथ साथ मियाँ और बीवी के वालिदैन, उनके ख़ानदान के साथ एक रिश्ता बनता है। तो ये वो रिश्ता है जो हम बनाते हैं, इस रिश्ते को हम इस दुनियावी ताल्लुक़ात की वजह से कायम करते हैं। हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हीं रिश्तों के दरमियान गुजारते हैं, इसलिए इन रिश्तों का हमारी ज़िंदगी पर, हमारे मयार ज़िंदगी पर और ख़ास तौर पर हमारे ज़हनी, हमारे जज्बाती और हमारी रूहानी ज़िंदगियों पर इनका बहुत गहरा असर होता है। इसलिए उन रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से संभालने की ज़रूरत है। अगरचे बहुत से रिश्तों पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बनाए गए हैं, मगर हम कुछ अंदाज से, कुछ तरीक़ों से उन रिश्तों को अच्छी तरह निभा सकते हैं, अच्छी तरह संभाल सकते हैं ताकि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में हमें खुशियाँ अता करें और हमारी ज़िंदगियाँ खुशगवार हो। सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर घर की जो बुनियाद है, मियाँ और बीवी के ताल्लुक़ात हैं, उनके दरमियान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ना खुशगवारी पैदा करती है, नागवारी पैदा करती है या उनमें तलख़ियाँ पैदा करती है, ताकि हम उनका तदारुक कर सकें, हम उनको रोक सकें। हम बीमारियों के हवाले से हमेशा सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी हिफाजत और बचाव इलाज से अच्छा है, बल्कि कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर एंड चीपर देन द क्योर, कि हिफाजत या बचाव जो है वो हमेशा इलाज के मुकाबले में बेहतर भी है और सस्ता भी है। तो जब ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो उनको फिर बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कुछ चीज़ें हैं जिनकी हम तदारुक कर सकें, जिनको हम रोक सकें, जिनको हम प्रिवेंट कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हम रिश्तों को बिगड़ने से पहले संभाल लें। सबसे पहली एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम इसको तस्लीम कर लें, समझ लें और अपनी ज़िंदगी में एक बुनियाद के तौर पर इसको अपनाएं। अगर हम इसको हमेशा अपने जहन में रखते हैं, तस्लीम करते हैं और एक बुनियाद के तौर पर इसको अपनाते हैं, तो हमारी ज़िंदगियों के न सिर्फ ये हमारे अज़दवाजी मसाइल बल्कि ज़िंदगी के बहुत से मसाइल पर हम काबू पा सकेंगे, बल्कि वो मसाइल पैदा होंगे ही नहीं। वो क्या है? हम ये मान लें कि हम में से इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ने किसी भी चीज़ को, दुनिया में किसी भी इंसान को कामिल नहीं बनाया है। न मैं कामिल हूँ, न हमारे वालिदैन, न उनके वालिदैन, न हमारे बीवी बच्चे, न हमारी भाई बहन,
न मुआशरे का कोई भी आदमी, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हम सब अपनी अपनी जगहों पे नामुकम्मल, गैर मुकम्मल और नाक़िस है। हम सब में अपने अपने किस्म की खामियां मौजूद हैं। तो जब हम अपनी खामियों के साथ दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और मुझे अपने खामियों के साथ अगर मेरे ख़ानदान ने, मेरे मुआशरे ने, मेरे जमात ने कबूल किया है, तो मैं किसी से ये तकाज़ा कैसे कर सकता हूँ कि दूसरा मेरे साथ अपने ताल्लुकात में बिल्कुल कामिल हो, बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि मैं चाहूँ। ऐसी कोई गारंटी दुनिया में दी ही नहीं गई है कि कोई भी हमारे तवक्कुआत पे पूरा उतरे। लोग कहते जी ये मेरी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरता, या ये मेरी तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरती। आपको किसने कहा था कि कोई आपके तवक्कुआत में ज़रूर पूरा उतरना चाहिए? कोई गारंटी नहीं। जब सब नाक़िस हैं, जब सब इम्परफेक्ट है, तो हम इनसे परफेक्शन की तवक्को कैसे रख सकते हैं? तो अगर सब हर एक दूसरे की इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने के साथ ज़िंदगी गुजारें तो एक परफेक्ट ज़िंदगी बन सकती है। आप किसी को पसंद करें न करें यह आपकी मर्ज़ी की बात है, मगर हम ये नहीं कह सकते कि फ़लान को बिल्कुल मेरी ख्वाहिश के ऊपर उसको पूरा उतरना चाहिए या वो मेरे लिए परफेक्ट होना चाहिए। तो ये परफेक्शन दुनिया में है ही नहीं, तो इसकी तवक्को और तमन्ना नहीं करनी चाहिए और अपने आप को भी कभी भी परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। भले आप समझते हो कि आप परफेक्ट हैं, मगर याद रखिए कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। और जब हम परफेक्ट नहीं है तो फिर अपने इम्परफेक्शन के साथ हम ज़िंदगी गुजारना सीखें। बड़ा अच्छा जुमला कहा गया है कपल के वास्ते कि वी आर ए परफेक्ट कपल इन ए नॉट सो परफेक्ट सिचुएशन। हमारे हालात परफेक्ट नहीं हैं, माहौल परफेक्ट नहीं है, मगर अगर इस माहौल में हम अपने इम्परफेक्शन के साथ अपने ताल्लुकात को संभाल सकते हैं तो फिर हम एक परफेक्ट कपल है। अगर दोनों की खामियों को हम समझ जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो कोई तलखी करने का या तलखी पैदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हर वक्त ये याद रखिएगा, जहाँ भी कोई कहे भाई ये फ़लान इसने ये किया उसने ये किया, तो भाई हम सब टूटे फूटे हैं। आप किस किस का नुक्स निकालेंगे? इसका ये टूटा हुआ, इसका वो टूटा हुआ, हम सब टूटे फूटे हैं। जब सब टूटे फूटे हैं तो फिर एक दूसरे से शिकायत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ा अच्छा जुमला कहा है किसी ने कि ज़िंदगी आसान नहीं, उसे आसान बनानी पड़ती है। ज़िंदगी आसान नहीं, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। कुछ हम ज़िंदगी गुजारने का ढंग सीख लें और बाकी नज़रअंदाज करना सीख लें। अगर नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। तो ज़िंदगी को आसान करने के लिए कुछ हमें ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ अपनाना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। जब हम शादी के रिश्ते में आपस में बनते हैं तो इब्तदाई मरहला आम तौर पे थोड़ा तकलीफ़देह होता है, क्योंकि वो एक शुरुआत होती है जहाँ शौहर और बीवी एक दूसरे की ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनके ख़ानदान में, ससुराल में आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक मामूली सी बात है, बिल्कुल मामूल की बात है कि ऐसा होता है। ये रिश्ता शुरुआत में, आगाज़ में शेकी और बम्पी होता है। हो सकता है आप हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो हमेशा, बल्कि अक्सर जब उसका टेक ऑफ होता है तो टेक ऑफ हमेशा बम्पी होता है, टेक ऑफ हमेशा शेकी होता है। अब आप थोड़े से परवाज़ पे ऊपर गए हैं और जहाज़ हिल रहा है, आप कहें जी मैं छलांग मार के नीचे जाता हूँ, ये जहाज़ सही नहीं है, ये जहाज़ ख़राब है, तो आप तो हर जहाज़ से छलांग मारेंगे, क्योंकि हर जहाज़ जो है जब भी टेक ऑफ करता है तो वो बम्पी होता है। तो वो हमें अपने आप को संभालना होता है कि ये टेक ऑफ का वक्त है। जब उसके क्रूजिंग अल्टीट्यूड पे वो जहाज़ पहुंच जाता है तो फिर उसकी स्मूथ सेलिंग होती है, वो बड़े आराम से फ्लाई करता है। फिर आप अपने सीट बेल्ट भी खोल देते हैं और आप मूवी भी इंजॉय करते हैं, खाना पीना भी इंजॉय करते हैं। मगर वो जो टेक ऑफ का टाइम है उस
जो शेकीनेस है उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ज़िंदगी के अंदर भी चीज़ों को एडजस्ट होने में वक्त लगता है। लोग 6 महीने में 12 महीने में भाग के आ जाते हैं, जी हमारे ख़यालात आपस में नहीं मिलते हैं। भाई हमारे ख़यालात आपस में नहीं मिलते हैं, तो ये बताइए किसने आपको ये गारंटी दी थी कि दो इंसान के ख़यालात आपस में मिलने चाहिए? दुनिया में अगर आज 7-8 अरब लोग मौजूद हैं तो हर एक दूसरे से अलग हैं, सबके ख़यालात एक दूसरे से अलग है। आपको ये कहा किसने था डे 1 से कि आपके ख़यालात आपके स्पाउस से मिलना चाहिए? अल्लाह डुप्लीकेट नहीं बनाता। तो ख़यालात तो मिलेंगे नहीं, न मिलने वाले ख़यालात के साथ बैठकर आपको एक दूसरे के डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करना होता है। तो इब्तदाई मरहले को ख़ास तौर पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता आगे बढ़ता है तो उसमें स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है और रिश्ता जो है वो स्टेबल हो जाता है। कुछ चीज़ों की तरफ हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि जिनको हम अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि वो तलखियों की बुनियादें डालती हैं रिश्तों के अंदर, जिसकी वजह से दिल में वो बात रखने की वजह से आहिस्ता 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 वो रिश्ता, उस रिश्ते में दरारें और दूरियां पैदा हो जाती है। अगर बुनियादी तौर पर कुछ गलती हो जाती है और उसी पे चीज़ें आगे बढ़ती है तो वो दो मुख्तलिफ सिमत में जाती है। सबसे पहली बात है तनकीद करना या क्रिटिसाइज़ करना, क्रिटिसिज्म, एक दूसरे की तनकीद करना। आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, यानी बात में एक दूसरे की खामियों की निशानदही करना या एक दूसरे को ये बावर कराने की कोशिश करना कि उसमें बहुत खामियां हैं या वो उसके तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहा है। ये जो क्रिटिसिज्म है, देखिए कोई नोक झोंक होना, किसी बात पे नाइत्तेफाकी होना, कि जहाँ बर्तन है वहाँ आवाज़ तो आएगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर छोटी मोटी नाचाकियाँ हम पे होती है, मगर जिस बात पे नाचाकी होती है उसी पे फोकस करें, उसको जनरलाइज ना कर दें। मसला वहाँ होता है जब हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज करना क्या होता है? भाई आपके शौहर ने आज आपसे वादा किया कि रात को आपको आपकी अम्मी के पास ले जाएंगे, अच्छी बात है, आपने तैयारी करके रखी है, मगर निकलने का वक्त होता है तो आप शौहर को फ़ोन करते भी देर हो रही है और आप अभी तक पहुँचे नहीं। तो कहते सॉरी, आज अचानक ये बॉस भी लंबे देर तक बैठ गया है और मैं इस वक्त निकल नहीं सकता, आज प्लीज़ तो हम पोस्टपोन करते हैं, कल जाएंगे। अब ये एक वाक़या है, ठीक है, आज आपको काम बढ़ गया ऑफिस में तो हम कल जाएंगे। अब इस पे अगर बेगम रिएक्ट करती है कि जी आपको तो मेरा ख्याल ही नहीं है, आपको मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है, आपको मेरे वालिदैन, मेरे ख़ानदान वाले अच्छे ही नहीं लगते हैं। अब देखिए वाक़या एक छोटा सा था कि आज आपके वालिदैन के पास जाना था जो आज किसी वजह से वो नहीं जा सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहते हैं ठीक है भाई, मैं आप तुम्हारे घर वालों को फ़ोन करके बता देता हूँ, सॉरी बोल देता हूँ। ये चीज़ें डायलॉग से हल हो सकती है, लेकिन जैसे मैंने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया, आज आपका शौहर घर टाइम पे नहीं आ सका, इसका मतलब क्या ये हो गया कि आपको मेरा ख्याल ही नहीं है, आपको मेरी फ़िक्र ही नहीं है, आपको मेरे ख़ानदान वाले अच्छे ही नहीं लगते हैं। देखिए ये जो जुमला है ना, ये बम है रिश्ते के अंदर कि आप इस छोटे से वाक़ये की वजह से अपनी बीवी या अपने शौहर की शख्सियत पर अटैक कर दे। या शौहर घर पे आया, सुबह बीवी से कोई काम कह के गया था जो आज नहीं हुआ, और बीवी कहती सॉरी आज घर में काम बहुत था तो ये नहीं हो सका, और मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देता हूँ, तुम्हें घर की पड़ी ही नहीं है, तुम्हें इस घर का ख्याल ही नहीं है, पता नहीं तुम्हारा ख्याल कहाँ पड़ा रहता है, घर को चलाने का तुम्हें अंदाज़ ही नहीं इसे। अब एक छोटा सा वाक़या, ये का बात नहीं हुई, फाइन, कहते हैं ना अंडरस्टैंड बिफोर बीइंग अंडरस्टूड। आपको समझा जाए इससे पहले आप समझने की कोशिश करें। तो जो वाक़या जैसा होता है उसी पे फोकस करें और वहीं उसको दफन करें, या बाद में ठंडे दिमाग से के साथ उस पर बात करें, मगर किसी भी छोटे से वाक़े को जनरलाइज करके जनरल स्टेटमेंट न दें कि आप कभी भी ये काम नहीं करते हैं,
तुमको कभी भी हमारी फिक्र नहीं है, तुम हमेशा ऐसा करते हो। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी शख्सियत पे जाती है और इससे तलखियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती है और रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म से कोई मसला हल नहीं होता। एक दूसरे की तनकीद करें या मुआशरे की तनकीद करें या हुकूमत की तनकीद करें, तनकीद से कोई मसला हल नहीं होता। मसला अगर है तो आपस में अच्छी तरह से हम बातचीत करके या कभी घर के बड़े बुजुर्ग के मशवरा कर लें, इदारों के भी हम हेल्प ले सकते हैं, अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट हैं। एक दूसरे की तनकीद करने से घर का माहौल जो है वो मनफी हो जाता है, घर के माहौल में जहर फैल जाता है, घर के माहौल में अंधेरा फैल जाता है और हम जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर बीमार की तरह हो जाते हैं। दूसरी बात जिसको अवॉइड करें वो है कंटेम्प्ट, यानी एक दूसरे की तौहीन न करें, एक दूसरे को हकीर बताने की कोशिश न करे, मजाकन भी न करे। कोई ऐसा जुमला न कहे कि जिससे आप ये साबित करते हो कि आप बड़े सुपीरियर हैं और सामने वाला या सामने वाले वो बहुत हकीर है तुम्हारे सामने। ये चीज़ शख्सियत पे असर करती है और कोशिश कीजिएगा कभी भी पूरी ज़ात और पूरी शख्सियत पे कोई स्टेटमेंट न दें। जो वाक़या जैसा जहाँ होता है उसको उसी तरह बयान करें। अगर कभी घर का खाना सही नहीं बना और आप ये कहें कि भाई तुम्हें तो खाना पकाना आता ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपको तो बात करने का तरीक़ा ही नहीं है, लोगों से कैसे बात करना है, इसलिए ये जुमला ऐसा है जो शख्सियत पे पड़ता है। आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, अब खाने पकाने की बात हुई या बेगम की बात निकली और आपने कहा जी हमारी बेगम की बात छोड़े, वो खाना क्या पकाएगी, वो तो पानी भी बॉयल नहीं कर सकती है। आपने मजाकन ये बात कही होगी, मगर 4 आदमी के सामने, दोस्तों के सामने ये बहुत बड़ी तौहीन होती है। अल्लाह फरमाता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो कंटेम्प्ट, एक दूसरे की तौहीन करने, बेइज्जती करने या एक दूसरे को हकीर बनाने की कोशिश न करें। नंबर 3, डोंट ट्राई टू कंट्रोल ईच अदर। एक दूसरे पर काबू पाने की कोशिश न करें। मियाँ बीवी जो है वो साथ मिलकर एक घर चलाते हैं, एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। हमारे रिश्तों के अंदर कोई भी रिश्ता प्रॉपर्टी नहीं है। रिश्ते प्रॉपर्टी नहीं है कि ये आपका कोई घर का सामान है, आपने चाहा ख़रीद लिया चाहा बेच दिया, ऐसा नहीं है। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं, उनकी कीमत नहीं होती उनकी कोई। तो ये जो हमारे रिश्ते हैं उसमें हम एक दूसरे पे काबू पाने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं। इस तरह कहते हैं कि हमें अपने स्पाउस को, अपने साथी को बाजू से पकड़कर या हाथ से पकड़ के चलाओ, बालों से पकड़ के न खींचो। तो बालों से पकड़ के भी आप उसको साथ ही चलाएंगे, लेकिन बालों से पकड़ के खींचना, चलाना और हाथ थाम के चलने में कितना फ़र्क है। जब हाथ थाम के चलते हैं तो वो साथी लगते हैं आपस में, और जब बाल पकड़ के आप खींचते तो आप समझते जैसे आपने किसी मुजरिम को पकड़ा है, थाने ले जा रहे हैं उसको। तो एक दूसरे पे काबू करने की कोशिश न करें, बल्कि रिस्पेक्ट। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत खूबसूरती से मियाँ बीवी के दरमियान के ताल्लुक़ की ये मिसाल दी है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। वो तुम्हारे ड्रेस हैं और तुम उनके ड्रेस हो। अब ये जो लिबास हमने पहना है, ये ड्रेस हमने पहना है, अल्लाह फरमाता है मैंने खुद तुमको लिबास दिए हैं, तुम्हें लिबास पहनने का तरीक़ा बताया। और लिबास की 2 खूबियाँ अल्लाह ने बताई है कि या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशन। ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारे हैं जो तुम्हारे शर्म को छुपाते हैं, तुम्हारे सतर को छुपाते हैं, और ये तुम्हारे लिए जीनत यानी तुम्हारा सिंगार, डेकोरेशन भी है। व लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, और परहेज़गारी का लिबास वो तो सबसे अच्छा है। तो क्या काम करता है लिबास? एक दूसरे के शर्म को ढांपता है और
एक खूबसूरती है। तो मर्द औरत के लिए, शौहर अपनी बीवी के लिए शर्म छुपाने और उनकी जीनत है, और बीवी अपने शौहर के लिए जीनत है और उनके शर्म छुपाने की वजह है। लेकिन जब ये दो ही लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, एक दूसरे पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, शाउट करते हैं एक दूसरे पर, तो ये ऐसा है कि जैसे एक दूसरे के लिबास हम फाड़ते हैं, बाज़ औक़ात पब्लिक में एक दूसरे का लिबास फाड़ते हैं। तो आप सोचिए कि क्या हशर होगा। तो रिस्पेक्ट, आप किसी को पसंद करें या न करें, यह आपकी मर्ज़ी की बात है। आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस की बात है। हम चॉइस की थोड़ी बात आगे करेंगे, लेकिन रिस्पेक्ट हर हाल में हर एक के साथ होना चाहिए, और ये रिस्पेक्ट म्यूचुअल होना चाहिए, बाहमी रिस्पेक्ट होना चाहिए। तनक़ीद करना बहुत आसान है, मगर वही तनक़ीद अगर कोई हम पे करता है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल होता है वो तनक़ीद जो हम दूसरों के लिए करते हैं, बड़ी आसानी से करते हैं, वही अगर कोई हमारी ज़ात पे करता है तो हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तनक़ीद करने से पहले सोचें। नसीहत करना बहुत आसान है, नसीहतें देना बहुत आसान है, मगर उन्हीं नसीहतों पर खुद अमल करना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए एक दूसरे की खामियों को न देखें, एक दूसरे की खूबियों को देखें। अल्लाह ने खूबियाँ खामियाँ सब कुछ रखी है। खामियों को नज़रअंदाज करें, खूबियाँ देखने का अंदाज़ पैदा करें, माफ़ करें एक दूसरे को, अपने आप को भी माफ़ करें, दूसरों को भी माफ़ करें। जब हम अपनी सोच को नेगेटिव बना लेते हैं, मनफी बना लेते हैं, माफ़ नहीं करते, भूलते नहीं, फलां दिन उसने ये किया, फिर उसने ये किया, उसने ये किया, और ये पाइल अप होता जाता है, ये हमारे दिमाग में जमा होता जाता है। रफ्ता रफ्ता एक दूसरे के लिए या किसी एक का दूसरे के लिए जो सोच है वो नेगेटिव और मनफी बनती जाती है। तो जब हम गुस्से के आलम में होते हैं और मनफी सोच के साथ होते हैं तो हमारी हालत ऐसी होती है कि जैसे हमने एक सन ग्लास पहन लिया हो, सिया शीशे वाला ग्लास पहन लिया हो, और ग्लास भी बहुत गंदा हो। तो एक आदमी जो नेगेटिव सोच रखता है वो ऐसा सन ग्लास पहना होता है कि सब चीज़ सियाह नज़र आती है, उसका शीशा भी गंदा है, और वो ये चाहता है कि जिस तरह वो गंदा शीशा पहनकर और वो दुनिया को देख रहा है, दूसरों से भी ये चाहता है कि दूसरे भी दुनिया को उसी तरह देखे। ये कैसे हो सकता है? तो कोई भी फैसला करने से पहले वो चश्मा उतारिए। जो नेगेटिव सोच का चश्मा हम पहने रखते हैं, उस चश्मे को हटाएं और उसके बाद आराम से कोई फ़ैसला करें जो आप करना चाहते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी नसीहत की है कि गुस्से की हालत में कभी कोई फ़ैसला नहीं करना, गुस्से की हालत में कभी कोई फ़ैसला नहीं करना, और बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में कभी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना। गुस्से की हालत में कभी कोई फ़ैसला नहीं करना, और बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में किसी से कोई वादा नहीं करना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपको मालूम नहीं कि आप जो वादा कर रहे हैं वो आप पूरा कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दो अल्फाज पे मैं ज़रा बात करना चाहूँगा, एक है इंटेंशन और दूसरा है चॉइस। एक है हमारी नीयत और दूसरा हमारा इंतखाब। पहले मैं नीयत की बात करता हूँ, चूँकि हर अमल जो हमारा होता है, जो ताल्लुकात ख़राब होते हैं, वो एक नीयत से शुरू होती है। घर के अंदर हम हैं, हमारे ताल्लुकात चल रहे हैं, आहिस्ता 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 खुदा न खास्ता किसी भी चीज़ की वजह से तलखियाँ पैदा होती हैं, तो अब मेरे पास एक चॉइस है, मुझे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है। मैंने ये नियत की है कि वो मुझे हर हाल में ये घर संभालना है, ये रिश्ता है, रिश्ता बड़ा मुक़द्दस होता है, मैं हर कीमत पर इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करूँगा। तो ये जो मेरी जो नीयत है, ये नीयत, ये इंटेंशन एक एनर्जी क्रिएट करती है, एक तवानाई क्रिएट करती है, और जो नीयत हावी होती है वो तवानाई हावी होती है। मेरा 80% ख्याल है कि मैं इस रिश्ते को बरकरार रखूँगा,
20% मुझे ख्याल आता है कि शायद मैं इसको बरकरार न रख सकूं, तो उसकी भी एनर्जी है। मेरी वो नीयत कि मैं शायद न भी कर सकूं, वो भी एनर्जी है, मगर वो कमज़ोर एनर्जी है। अगर मैं कहता हूँ नहीं मुझे हर हाल में ये रिश्ता रखना है, तो ये डोमिनेंट एनर्जी है, वो उस पर गालिब रहेगा। और ये मेरी नीयत की एनर्जी कि मुझे ये रिश्ता रखना है, मेरे लिए रास्ता बनाएगी कि किस तरह ये रिश्ता संभाला जा सके, उसके लिए मेरे लिए रास्ता क्रिएट करेगी। अगर उसके मुकाबले में मैंने ये नियत कर ली कि यार अब मेरा नहीं चल सकता, मुझे ये घर तोड़ना है, मुझे ये रिश्ता तोड़ना है, मैं इसके साथ नहीं चल सकता, 80% मेरा ख्याल है कि मुश्किल है नहीं चल सकता, 20% है कि चल सकता, तो फिर अब डोमिनेंट मेरी जो एनर्जी है वो नहीं चल सकने वाली है। तो अब वो एनर्जी मुझे वो रास्ता बना के देगी कि ये रिश्ता कैसे नहीं चल सकता है, तो वो रिश्ता तोड़ने के रास्ते बनाएगी। इंटेंशन इज़ एन एनर्जी, याद रखिए, इंटेंशन एनर्जी है। तो मनफी सोच भी जो हम करते हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट हैं, वो भी एनर्जी है। जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हमारा माइंड फॉगी हो जाता है, धुंधला हो जाता है, हमें नज़र नहीं आता, जिस तरह मैंने चश्मे की मिसाल आपको दी। और जब आप गहरे धुंध में हैं, तो जब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है या थोड़ी सी है, हद निगाह बहुत कम है, तो आप देखें रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, गाड़ियाँ चलाने की मना की जाती है। क्योंकि अगर धुंध में मैंने गाड़ी चलाने को जारी रखा तो लाजिमन या तो किसी गाड़ी को मार दूंगा या मैं किसी खाई में गिरूंगा जाकर। तो धुंध के आलम में फ़ैसले गलत होते हैं, धुंध के आलम में हादसात होते हैं। तो जब हमारे थॉट्स जो हैं फॉगी हैं, उस वक्त फ़ैसला न करें, फॉग को जाने दें, बिल्कुल हमारा जहन साफ़ हो, फिर बैठें और उसके बाद बातचीत के ज़रिए से मसाइल को हल करने की कोशिश करें। तो जो इंटेंशन है, नीयत है, बहुत पावरफुल चीज़ है। इसीलिए फरमाया गया हदीस शरीफ में कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल नीयत से है। आमाल का दारो मदार नीयत पर है, यानी आमाल आपके वही होंगे जो आपकी नीयत है। तो जो आपने सोच के रखा है, इरादा कर रखा है, तो फिर रास्ते उसी तरफ बनेंगे। इसलिए पॉजिटिव चीज़ पे, जब पॉजिटिव मंजिल पे जाने के लिए नीयत करें तो कुदरत खुद हमें उस रास्ते पे चलने की मदद करती है। दूसरी बात है चॉइस। हम एक फ़ैसला करते हैं, हम एक इंतखाब करते हैं। मैंने चूज़ कर लिया भाई ये रिश्ता मुझे बनाना है, या मैंने ये सिलेक्ट किया मुझे ये रिश्ता नहीं बनाना है। उस एक चॉइस के साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, यानी उसके नताइज होते हैं। चॉइस जो होता है, इंतखाब होता है, वो एक मूवमेंट होता है, वो एक हरकत है, वो एक अमल है। और उस एक हरकत के साथ साथ उसके कई जो है वो असरात सामने आते हैं। अगर इस टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हो और उसमें से मैं एक चीज़ को धक्का देता हूँ, गौर से सुनिएगा, मैं एक चीज़ को धक्का देता हूँ और उसके नतीजे में 8 चीज़ें टेबल से नीचे गिर जाती और टूट जाती है, तो मेरा मुआखज़ा सिर्फ ये नहीं होगा कि मैंने इस नोटबुक को यहाँ से हटाया, मगर ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये जो 8 चीज़ें नीचे गिरी और नुकसान हुआ है, उसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा। तो ये हम अक्सर फ़ैसला करते हैं मगर कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते। यार नहीं, ये नहीं चलेगा, मेरा घर ख़त्म करो इसको, फ़ाइन। आप ज़रा आगे देखें, पहले तो आपकी फैमिली कंडीशन देखिए, मियाँ बीवी, आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कितने साल आप साथ में रहे हैं। लुक बिफोर यू लीप, छलांग मारने से पहले देखो कि कहाँ गिरने वाले हो। लुक बिफोर यू लीप, छलांग मारने से पहले ज़रा देख लो, तो आप 5 साल, 10 साल, 20 साल आगे देखिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपके इमीडिएट डिसीशन के साथ कि भाई मुझे ये घर तोड़ना है, आप कितने लोगों को दुखी कर रहे हैं। उसमें से कोई एक की ज़िद की वजह से हो रहा है, दोनों की ज़िद की वजह से हो रहा है, इस तरह उनका मुआखज़ा होगा कुदरत के पास। 2 अफराद नहीं, 2 ख़ानदान नहीं, कई लोग इससे मुतासिर होंगे। अगर आपके बच्चे और छोटे बच्चे हैं, आपने सोचा है कि उनकी ज़िंदगियों को जो इस वजह से नुकसान पहुंचेगा,
वो जो वालिदैन में से किसी एक के बग़ैर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, जो सदमा उनको है, जो ट्रॉमा उन पर है, उनकी शख्सियत जो नामुकम्मल रहेगी, उनको परवान चढ़ने में सोसाइटी में अपने आप के लिए जो लाचारी और बेचारगी जिस आलम में बच्चा बड़ा होता है या वो बच्चे बड़े होते हैं, और उनकी परवरिश सही ना होने की बिना पर अगर वो मुआशरे में गलत कार्य करते हैं, इन सब की जिम्मेदारी उस शख्स पर आयद होती है जो ये जो ये चूज़ करता है, जो ये इंतखाब करता है। जैसे मैंने एक धक्का मारा, 10 चीज़ें गिर गई। मेरे एक फ़ैसले से अगर 20 आदमी दुखी हो रहे हैं, मुआशरा ख़राब हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस की मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो फैसला करने से पहले उसको आप विजुलाइज करें, देखें कि क्या मैं ये चाहता हूँ। आज मैं अपनी बीवी से अलग होना चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर, तो देखें कल मेरे बच्चे के स्कूल्स के प्रॉब्लम होंगे, कौन उसकी देखभाल करेगा। खैर मेरी बीवी अलग होगी तो उसके गुजारे का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, उसकी तालीम का क्या होगा, वो आगे कैसा करेगा। 10 साल 20 साल देखें, क्या आप इतने लोगों को दुखी करने के वास्ते ये फैसला कर रहे हैं, या आपको मालूम है कि इतने लोग तकलीफ़ में होंगे, इसका कोई अच्छा नतीजा तो नहीं निकल रहा होता है ना। तो कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंटेंशन, नीयत और चॉइस, दोनों बातों को याद रखिएगा, और उसके बाद सोच समझ के मेक ए रिस्पॉन्सिबल चॉइस, कि बहुत ही जिम्मेदाराना फैसला करें कि आपको क्या करना है। सारे नताइज को अपने सामने रखकर, ये कोई मामूली बात और खेल कूद की बात नहीं है कि बस चलो हमने रिश्ता बना लिया, अब नहीं चल रहा है, इसको हम तोड़ देते हैं। रिश्ते इस तरीके से न बनाए जाते हैं और न तोड़े जाते हैं, इस पर एक पूरी इमारत होती है जिन्हें हम गिरा डालते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को अलग बनाया, मैंने पहले ये बात की, मगर तख्लीक में अल्लाह ताला ने मर्दों को और औरतों को एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, हर लिहाज से अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक अलग अलग की है। कहते हैं चीज़ों को देखने का उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है, उनकी पसंद नापसंद मुख्तलिफ होती है। कहते हैं मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन आर फ्रॉम वीनस। भाई 2 मुख्तलिफ सैयारों से आई हुई चीज़ें हैं जो यहाँ आकर जमा हुई है। तो अगर मर्द को एक बात पसंद नहीं है और औरत को वो बात पसंद है, तो लाजिम नहीं है कि भाई औरत ये कहे कि भाई जब मुझे पसंद है तो तुम्हें क्यों पसंद नहीं है। अल्लाह ने अलग बनाया है। कितनी दफ़ा उनके झगड़े होते में टेलीविज़न देखने पर मर्द को न्यूज़ अच्छा लगता है, या उनको तबसरे अच्छे लगते हैं, या टॉक शो अच्छा लगता है, बेगम को शायद ड्रामा देख रहा होता है, गाना सुन रहा होता है। तो आप कहिए यार ये तुमको प्रॉब्लम है, ये न्यूज़ क्यों नहीं देखती हो, तुमको न्यूज़ क्यों पसंद नहीं। अब किसको क्या पसंद हो क्या नहीं हो उसका फ़ैसला भी हम करेंगे। हमने पहले इस बुनियाद की बात की कि हम सब इम्परफेक्ट हैं, अल्लाह ने सबको अलग बनाया है, उसको अपनी जगह पे रहना। आप भी परफेक्ट नहीं है, आपको न्यूज़ पसंद है इसलिए आप ये ना समझे कि आप परफेक्ट हैं। वो भी ये समझ रही हैं कि शायद कि तुमको इसमें क्या रखा हुआ है तुम्हारे, तुमको स्पोर्ट्स क्यों इतना पसंद है, ये क्यों पसंद नहीं है, किसको क्या पसंद आना चाहिए। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना मंगाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीवी को जो खाना पसंद है तो शोहर भी वही खाना मंगाए। चलो वो कॉम्प्रोमाइज़ करे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को पसंद नहीं है तो फाइन, अप्रिशिएट इट। दोनों के देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, ये एक नोटबुक है, वाइट नोटबुक नज़र आ रही है आपको। ये एक सफ़ेद नोटबुक आपको नज़र आ रही है, सॉरी नहीं ब्लैक है, मुझे तो वाइट नज़र आ रही, आपको ब्लैक नज़र आ रही, मुझे वाइट नज़र आ रही है। नोटबुक एक ही है, फ़र्क क्या है? आपका देखने का एंगल डिफरेंट है, मेरे देखने का एंगल डिफरेंट है। मैं किसी और जगह से देख रहा हूँ, तुम किसी और जगह से देख रहे हो। मैं यहाँ बैठकर टेबल पे एक हिंसा लिखता हूँ इंग्लिश का 6, आपको क्या दिखता है 9, आपको 9 लग रहा है ना, तो मैंने 6 लिखा है। मैं कहूँ यार तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम इसको 9 पढ़ रहे हो। दिमाग ख़राब नहीं हो गया, जहाँ से वो देख रहा है आप देख रहे हैं
उसको 9 ही दिख रहा है। इस हिंसे में प्रॉब्लम नहीं है, मैं 6 देख रहा हूँ, उसी को वो 9 देख रहा है, दोनों अपनी जगह पे दुरुस्त है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो देखने के अंदाज है, नुक्ता निगाह है, पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको अप्रिशिएट करें। कौन किस जगह से, किस जज्बाती कैफियत से देख रहा है। भाई आपके घर में अगर आप दोनों रिश्ता बनाया है तो आप 20 साल 25 साल दोनों अलग अलग घर में रहे हैं, अलग अलग घर में परवान चढ़े, आपके घर के संस्कार अलग होंगे, आपके घर के एथिक्स अलग होंगे, आपके घर की बातें अलग होंगी। जब आप साथ में मिलते हैं तो आप कहें भाई अब आप सारे फ़र्क आपके ख़त्म हो जाने चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। भाई वो 20 25 30 साल की जो ट्रेनिंग और लेगेसी और सोच और जो अपने घरेलू तहजीब साथ लेकर आई है या आप उनके साथ जाके बैठे हैं, तो वो तो ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। इस फ़र्क को अप्रिशिएट करें, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करें। इसमें कोई सुपीरियर या कोई इन्फीरियर नहीं बन जाता, बल्कि ये दोनों सिर्फ डिफरेंस है। और डिफरेंस होना अच्छा या बुरा होना नहीं है, डिफरेंट होना सिर्फ फ़र्क होना है। इसमें कोई अच्छा या कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं हो जाता। तो जब हम एक दूसरे के एहतराम को छोड़ देते हैं, रिस्पेक्ट को छोड़ देते हैं, तो फिर रिश्ते बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमने पहले भी ये बात की है कि रिश्ते दरख्तों की तरह होते हैं। आपने एक रिश्ता कायम किया है तो एक आपने बीज बोया है या आपने एक पौधा लगाया है, छोटा सा पौधा लगाया है। अब इस पौधे को दरख्त बनने के लिए इसको टाइम चाहिए, इसको देखभाल चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, अच्छा माली चाहिए, रोशनी चाहिए। और जब आप पौधा लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि सारे दरख्त और सारे पौधे एक जगह ला के नहीं लगा देते, स्पेसिंग रखते हैं, जगह रखते हैं। आप जंगलात में जाएं, आप खेतों में जाएं, आप देखें जब दरख्त लगाते हैं तो 2 दरख्त के दरमियान जगह छोड़ते हैं। स्पेसिंग, जगह क्यों छोड़ते हैं? ताकि हर दरख्त अपनी टेरिटरी के अंदर से अपनी ग़िज़ा ले सके, उसको आज़ादी हो। वरना एक दूसरे की जड़ें एक दूसरे के साथ जो है वो क्लैश में आ जाएंगी। तो उनकी अपनी टेरिटरी होती है और वहाँ उनको अपनी जड़ों को फैलाती है। तो स्पेसिंग, जिस तरह आप अगर आज भी पिलर वाले किसी हॉल में या किसी घर में चले जाएं तो सारे घर के पिलर्स एक जगह लाके जमा नहीं कर देते हैं, पिलर्स को फैला देते हैं। पिलर्स में भी इक्वल डिस्टेंस होता है, स्पेसिंग होती। क्यों होती है? ताकि जो छत का या जो तामीर का वज़न है वो इक्वली सारे पिलर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एक जगह पे वज़न ना पड़े कि जिसकी वजह से वो पिलर टूटने को आए। तो ये स्पेसिंग ज़रूरी है ताकि इमारत खड़ी रहे। इसी तरह घर के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर भी स्पेसिंग, एक दूसरे की टेरिटरी, छोटी छोटी टेरिटरी होती है। हम अपने घर के अंदर भी भले जॉइंट फैमिली में साथ में रहते हैं, अपना एक माइक्रो कल्चर हम बनाते हैं। भाई मियाँ बीवी बच्चे अलग से, उनका एक टाइम है, साथ बैठते हैं, प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। ये उनकी छोटी सी दुनिया है, बड़ी दुनिया में उनकी एक छोटी दुनिया है। और इस कल्चर को इनकरेज होना चाहिए कि ताकि वो वहाँ बैठकर अपना जो छोटी सी यूनिट है फैमिली की, उसको नरिश कर सके, वो परवान चढ़ सके, उसके लिए काम कर सके। तो घर के अंदर आप ये कोशिश ना करें कि भाई सब किसी को कोई फ्रीडम या आज़ादी ना हो। स्पेसिंग का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक दूसरे की प्राइवेसी भी मेंटेन होते रहे और हर एक अपनी अपनी मामूली छोटी सी टेरिटरी के अंदर परवान चढ़ सके। पौधों को परवान चढ़ने में वक्त लगता है। एक पौधा, एक बीज आपने बोया, पौधा लगाया, दरख्त बनने में शायद, और घना साया देने वाला दरख्त बनने में और फल देने में ज़माना लग जाता है, कई साल निकल जाते हैं। तो रिश्तों के पौधों को भी दरख्त बनने में कई साल लग जाते हैं। वक्त दीजिए, जल्दबाजी से काम मत लें, ये काम जल्दी से नहीं होता है। और ये उसकी जड़ें मजबूत होने दे। जड़ें जितनी मजबूत होंगी दरख्त इतना ही मजबूत होगा। जड़ें जितनी गहराई में जाएंगी दरख्त इतना ही मजबूत होगा। तो अपने रिश्तों की जड़ें पकड़ने दीजिए। अभी तो रिश्तों की जड़ें ज़मीन पे गई नहीं हैं, हम उखाड़ के फेंकने की बात करते हैं। तो इस तरह तो दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता है। उनको बढ़ने में और परवान चढ़ने में
वक्त देने की ज़रूरत है। इसलिए कहा है कि ज़रा सी रंजिश पे न छोड़ किसी भी अपने का दामन, ज़रा सी रंजिश पे न छोड़ किसी भी अपने का दामन, ज़िंदगी गुज़र जाती है अपनों को अपना बनाने में। ज़िंदगी गुज़र जाती है अपनों को अपना बनाने में। जो हमारे अपने हैं वो भी हमें अपना समझे, उसको भी आपको अंदाज से ज़िंदगी गुजार कर उसको अपना बनाने में पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप इस जुमले से इत्तेफाक करते हैं? छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। दीवारों में जब दरारें पड़ने लगती है तो दीवार गिरने लगती है। रिश्तों में जब दरारें पड़ने लगती है तो दीवारें खड़ी हो जाती। दीवारों पे दरारें पड़ती तो दीवार गिर जाती है, मगर रिश्तों में जब दरारें पड़ने लगती है तो ताल्लुकात के दरमियान दीवारें खड़ी होने लगती है। तो छोटी छोटी बात दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते टूट जाते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं ना इस बात से? करते हैं। तो फिर छोटी छोटी जो बातें हैं उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं ना। छोटी छोटी बातें दिल में न रखें, उसको नज़रअंदाज कर दें, कुछ अंदाज से, कुछ नज़रअंदाज से। तो नज़रअंदाज करना सीखें, इग्नोर करना सीखें। ठीक है भाई, आज से हम छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आप ये फैसला कैसे करेंगे कौन सी बात छोटी और कौन सी बड़ी? भाई ये छोटी बात थी, नज़रअंदाज कर दी, ये बड़ी बात है। ये छोटी और बड़ी का फैसला कौन करता है? वाकया छोटा या बड़ा नहीं होता। वाकया या बात छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसको छोटी या बड़ी बनाने वाले हम होते हैं। छोटी बात को बहुत बड़ी समझना, ये फैसला भी हम देते हैं। बहुत बड़ी बात को इग्नोर करना, कुछ न समझना, ये फैसला भी हम देते हैं। तो जी अभी हम लाइन ड्रॉ कहाँ से करेंगे कि भाई ये बात यहाँ तक तो ये छोटी है, उसके बाद ये बात बड़ी हो जाती है? आपके पास कोई मयार नहीं है। लेकिन एक मयार है, बहुत आसान सादा सा मसला है, बिल्कुल सीधी सी बात है। किसी भी बात को बड़ी बात न समझे, किसी भी बात को बड़ी बात समझे नहीं, हर बात को छोटी मामूली समझे ना। और मामूली बात को नज़रअंदाज करना है तो आप देखें कोई मसला ही नहीं है, जस्ट इग्नोर। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें और हर बात को छोटी बात ही समझें तो बात ख़त्म हो गई ना। फिर तो रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, रिश्ते ख़राब नहीं होंगे। तो ख्याल रखें, हमें ज़िंदगी जो गुजारनी है उसमें कुछ हमें ख़ानदान के अंदर कुछ अंदाज़ अपनाने हैं और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करना है। जिस तरह दरख्त हर मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है ना, तूफ़ान आए, बारिश आए, बर्फ़बारी हो, ख़िज़ा आए, वो अपनी जगह पे खड़ा है मगर अपने अंदर चेंजेस, लचक पैदा कर लेता है। हवा तेज़ आए तो झुक जाता है, ख़िज़ा आए तो पत्ते गिरा देता है, सूखी डालियाँ ऊपर आ जाती है। फिर बाहर आए तो उस पर फल भी आ जाते, फूल भी आ जाते, पत्ते भी आ जाते हैं। 12 महीने के मौसम में दरख्त अपने आप को एडजस्ट करता है। इसी तरह ज़िंदगी में हमारे फैमिली लाइफ के ऊपर भी मुख्तलिफ़ हालात गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ मौसम गुज़रते हैं। हमें उससे एडजस्ट करना है, हमें उसके साथ हम आहंगी पैदा करनी है। दरख्त की तरह अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस पैदा करें, यानी फिर से उभरने की ताकत जो है वो अपने अंदर पैदा करें। थोड़ी सी बात आगे लेके चलते हैं कि शादी के रिश्ते के साथ साथ ससुराल जो है वो तो पैकेज में आता है, ठीक है ना। जब हम शादी करते हैं तो ससुराल पैकेज में आता है। अब ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे शादी करनी, लड़की चाहिए मगर ससुराल नहीं होना चाहिए उसका, या लड़का चाहिए ससुराल नहीं होना चाहिए। अब ये आपका चॉइस नहीं है ना। तो ये रिश्ते जो आप बनाते नहीं हैं, मगर आपने तो एक रिश्ता बनाया, मगर उस रिश्ते के साथ साथ
पैकेज में और रिश्ते आते हैं कि जिसके साथ हमारा अदब और एहतराम का एक रिश्ता होना चाहिए, और इस पे हमारा इख्तियार नहीं है, मगर अगर लड़की के वालिदैन हैं तो वो खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है, लड़के के वालिदैन हैं तो वो भी अल्लाह का बनाया हुआ रिश्ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के माँ बाप नहीं होने चाहिए। बहुत सी लड़कियां जो है वो बेटियां ये सवाल करती हैं कि भाई आखिर ससुराल में जाकर ससुराल की खिदमत करने के लिए आखिर कोई मैनुअल है, कोई गाइडलाइंस है, कोई कायदा कानून है कि अभी कितना करना चाहिए, किस हद तक जाना चाहिए, किस हद तक बर्दाश्त करना चाहिए, आखिर कोई हद भी है या नहीं है? कोई हद नहीं है, कोई चीज़ लिखी भी नहीं है, कोई भी कायदा कानून, कोई मैनुअल नहीं है, और कोई चीज़ फिक्स नहीं है, चूँकि ये हर सोसाइटी की चीज़ें हैं, ये मुआशरे की बातें हैं, मुख्तलिफ़ मुआशरे की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की चीज़ें हैं, और मुख्तलिफ़ ज़माने में ये चीज़ें तब्दील होती रहती है। हमारे यहाँ भी 50 साल पहले फैमिली का जो रिवाज था, वही रिवाज आज हम अप्लाई करने जाएंगे तो आज हमारा घर नहीं चल सकेगा। 2-3 जनरेशन पहले तालीम का कोई ख्याल ही नहीं था, लड़कियों को पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज तो हर लड़की को पढ़ाया जाता है, और फिर हर फैमिली मेंबर के लिए ये बेहतर समझा जाता है कि वो रोज़ी कमाने में भी लगे। तो आप देखें फैमिली का अंदाज़ बदल गया है, और ये वक्त के साथ साथ बदलता है, इसलिए कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है। बस बाहम इज़्ज़त और एहतराम से, तो भला कर तो भला होगा, कर भला तो हो भला, अच्छाई करोगे तो उसका बदला अच्छा मिलेगा। मगर ये हर एक को बाहमी एहतराम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ इस रिश्ते को मेंटेन करना चाहिए। मैंने पहले कहा कुछ रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए होते हैं। अब शादी के बाद लड़के से ये तकाजा करना, या शादी के वक्त ये तकाजा करना कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, तुम अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, तुम्हारे माँ बाप से रिश्ता नहीं होना चाहिए, या तुम्हारे माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे, माँ बाप खुद फैसला करते हो। और देखिए, अलग होके रहना और रिश्ता तोड़ना दो अलग अलग बातें हैं। ये कैसे हो सकता है कि या आप लड़की से कहें कि भाई तुम शादी करके आ गए और पीछे तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी वो रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया है, हम कहते भी देखो ये रिश्ता हमने और तुमने बनाया है, अब इसकी वजह से वो रिश्ता जो अल्लाह ने बनाया वो हम तोड़ते हैं। क्या आपके पास ये ताकत है कि आप उसको तोड़ सकें? क्या लड़की के पास ये ताकत है कि अपने शौहर के माँ बाप से उसका रिश्ता तोड़ सके जो कि खुदा ने बनाया है? या लड़के के पास या लड़के के ख़ानदान के पास ये हक़ या ये कानून है, ये ताकत है कि वो लड़की से उसके माँ बाप के साथ जो खुदा का बनाया हुआ कानून है वो तोड़ने को कहे? ये नहीं हो सकता है। आप दुनिया के सारे कागजात बना ले, इसके बावजूद जो बच्चा जिस बाप का बेटा है, आप उसको उसकी जो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है उससे आप कभी भी नहीं निकाल सकते। ये तो कुदरत की चीज़ है। तो ऐसी बातें क्यों करते हैं हम, या ऐसा तकाजा क्यों करते हैं जो कि गैर कुदरती है? मैंने एक घर बनाया, भैया मैंने अपना घर बनाया, तो अल्लाह ने जो घर बनाया, आप कहता ये मेरा घर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस घर के मुकाबले में जो अल्लाह ने बनाया। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एक रिश्ता बनाने के लिए हम अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते को तोड़ने के लिए कहें, और ये बहुत दफ़ा तलख़ी की वजह बनती है। आप देखते हैं दुनिया के बहुत सी ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में आप जाइए, शादी के बाद भी लड़की अपने बाप का नाम तब्दील नहीं करती है। लड़की बाप के नाम से, और फिर बाद में शौहर फ़लान बिन्त फ़लान ज़ौज फ़लान, फ़लान फ़लान की बेटी, फ़लान की बीवी। हमारे मुल्क के अंदर भी मशहूर ख़वातीन जो है वो अपने शौहर के नाम से नहीं, बाप के नाम से पहचानी जाती हैं अब भी। आज तो दुनिया में तकरीबन ये रवाज हो गया है कि शादी के बाद लड़की अपने बाप या फैमिली अपने सरनेम के बाद अपने शौहर का सरनेम लगाती है। वो अपनी आइडेंटिटी सेक्रीफाइस नहीं करती है, और इसकी कोई वजह नहीं है। हर सोसाइटी के, हर फैमिली के अपने अपने अंदाज होंगे, लेकिन ये एक ऐसा कुदरत का बनाया हुआ तरीक़ा है कि जिसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप
अपनी बेटी के वास्ते ये तवक्को रखते हैं कि आपकी बेटी शादी करके जाए तो ये रानी बेटी आपकी राज करे और उसको सुखी संसार मिले, तो आपके घर में जिसकी बेटी आई है उस माँ बाप की भी बिल्कुल यही ख्वाहिश थी कि भाई उनकी रानी बेटी राज करे और उनको सुखी संसार मिले। तो जब आप अपनी बेटी के वास्ते ये तवक्को रखते हैं तो दूसरे वालिदैन भी अपनी बेटी के वास्ते यही तवक्को रखती हैं। तो आप उसको उसी तरीके से घर को बनाए, उसी तरीके से उनको ट्रीट करें घर के अंदर। माँ और बीवी के दरमियान कंपटीशन का ये तो एक अजीब सा हो गया कि भाई बीवी चाहिए कि माँ चाहिए। अरे भाई, माँ खुदा का बनाया हुआ रिश्ता है, बीवी हमारा बनाया हुआ रिश्ता है। तुम इसके दरमियान न मुवाजना, न कंपैरिजन है, न मुकाबला है, न कंपटीशन है। ये दो अलग अलग मुकद्दस रिश्ते हैं। बच्चे को, लड़के को आप इस कश्मकश में ना डालें, इस आजमाइश में ना डालें कि वो अपनी बीवी को चूज़ करे या माँ को चूज़ करे। खुदा ने हमें अक्ल दी है, सोचें ज़रा कि हम क्या बात करते हैं और किस किस्म के तकाज़े हम करते हैं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, बड़ा किया, औलाद उसकी है, आप उसे कहें कि भाई अब माँ बाप को छोड़ दें, उनसे बात ना करें, उनको निकाल दें अपने घर में से, कैसे हो सकता है? अच्छे हो, बुरे हो, पसंद हो, नापसंद हो, मगर आखिर इंसान है, खुदा ने हमें अक्ल दी। तो इस किस्म के जो हम रिश्तों के अंदर तकाज़े करते हैं ये बहुत ही नुकसानदेह हैं और इसकी वजह से हमारे ख़ानदान के अंदर दरारें पड़ जाती है। एहतराम एक तरफ़ा लंबा अरसा नहीं चलता। बहू ससुराल का एहतराम करती है, फ़ाइन, सामने से कोई एहतराम नहीं मिलता। यहाँ से एहतराम है, वहाँ से इंसल्ट है, या वहाँ से एहतराम है, यहाँ से इंसल्ट है, तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। रिस्पेक्ट म्यूचुअल होता है, दोनों तरफ से अगर एहतराम है, रिस्पेक्ट है, आपको पसंद है या नापसंद है, बार बार मैं कहता हूँ किसी को पसंद करना नापसंद करना ये हमारी तबीयत है, लेकिन किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, किसी के एहतराम में कमी नहीं होनी चाहिए। हम ये ट्रेनिंग लेते हैं हमको। तो रिस्पेक्ट म्यूचुअल होनी चाहिए। अगर एक तरफा रिस्पेक्ट है, कुछ टाइम तो रिस्पेक्ट चलेगा, उसके बाद जो है वो रिश्ता नहीं चलेगा। जो बच्चों के माँ बाप हैं, शादीशुदा बच्चों के वालिदैन हैं, अपने बच्चों को जो आप मुफीद मशवरा देना चाहते हैं टाइम टू टाइम ज़रूर दीजिए, मगर डेली उनको लेक्चर मत दीजिए कि उनको अपना घर कैसे चलाना चाहिए। वो बालिग हैं, शादीशुदा हैं, बड़े हो गए हैं, उनको अपने फ़ैसले के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने दें, अपनी ज़िंदगी खुद बना दें। उनके ज़ाती मामलात में तजस्सुस न करें, उनकी प्राइवेट चीज़ों को जानने की कोशिश न करें, ये अच्छी बात नहीं है। जितना कम जान सकते हैं आप उनकी फ़ैमिली के अंदर के बारे में, तब इतना कम मालूमात अपने पास रखिए। उनकी ज़िंदगियों में इंटरफेयर न करें, मुदाखलत न करें। बहुत से बच्चों के घर वालिदैन के मुदाखलत से टूटते हैं, लड़कों के वालिदैन या लड़की के वालिदैन। जब उनकी मुदाखलत हो जाती है घर के अंदर, तो मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत से रहने के बावजूद इनकी मुदाखलत की वजह से उनकी ज़िंदगियों में तलखियाँ पैदा होती है। इसलिए उनके लाइफ में इंटरफेयर करने से गुरेज करें। उनको अपने घर के अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे चलने या आपके अपने तर्ज पे चलने पे उनको मजबूर न करें। अल्लाह ने हर एक को मुनफरिद बनाया है। बर्दाश्त जहाँ तक हो सके हम बर्दाश्त करें, एक दूसरे को तब्दील करने का हमारे पास कोई हक नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास नज़रअंदाज करने और बर्दाश्त करने का मादा है तो हमारे बहुत से काम आसान हो सकते हैं। तो आज हमने ख़ास तौर पर मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर पर उनके घरेलू ताल्लुकात में उनके वालिदैन का क्या किरदार होता है उसके बारे में कुछ बातें की। उम्मीद है कि आपको इन बातों में कुछ मुफीद चीज़ें नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। या अली मदद।